जय हिंद सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम है सभी का। दोस्तों, आज तकनीकी समस्याओं की वजह से दो तीन स्टूडियो जो हैं यहाँ के अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेटिव स्टूडियो से ये क्लास शूट होके जा रही है आपसे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत लंबे देर की नहीं होगी, यानी अब से भी थोड़ा कम ही समय लिया जाएगा। और ये समस्या देखिए आज बहुत सारी क्लासेस में बन सकती है। ठीक जाएगा 11 बजे तक। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक सेशन की। आप लोगों का सहयोग जो मिलता रहता है वो अपेक्षित है आपसे, तो सभी का स्वागत है। कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और उसी का आज दूसरा पार्ट है, लेकिन साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ में देखिएगा कार्बोहाइड्रेट एंड साथ में हम लोग को पढ़ना है आज प्रोटीन। क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? गुड मॉर्निंग सुगंधा, जयपाल जी सभी को गुड मॉर्निंग, नीतू को भी। तो कार्बोहाइड्रेट में कल हम लोग ओलिगोसेकेराइड, हाँ, कल हम लोग को ओलिगोसेकेराइड हेडिंग डाले थे, उसके आगे पढ़ना था। मोनोसेकेराइड हम लोग पढ़ लिए थे, तो देखिएगा ओलिगोसेकेराइड के बारे में आज हम लोग को पढ़ना था। तो ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ये ऐसे शर्करा होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड कैसे होते हैं? तो जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं ना, ये स्वाद में मीठे शर्करा होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, ये स्वाद में मीठे होते हैं। या यूं कह ले कि स्वीट इन टेस्ट। ये ऐसे शर्करा हैं जो स्वाद में कैसे हैं? मीठे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, बिल्कुल। अब बात यहां पर आती है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जो संख्या है, यहाँ पे अगर हम कहें तो बस यही एक लाइन याद रखने वाली है कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की संख्या 2 से लेकर 9 तक होती है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की संख्या कहां से कहां तक होती है? 2 से लेकर 9 तक होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की संख्या क्या होती है? 2 से लेकर कितना होती है? 9 तक होती है। अब दूसरी बात आप देख चुके हैं ये कि कार्बोहाइड्रेट की संख्या 2 से 9 होती है, स्वाद में मीठे होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट 2 हो तो डाइसेकेराइड, देखिए डाइसेकेराइड हम किसे कहते हैं? जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर डाइसेकेराइड कहीं शब्द लिखा है, इसका मतलब है इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट होंगे। इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट होंगे? 2। अगर कहीं पे डाइसेकेराइड लिखा है, इसका मतलब है हाँ, जितने भी। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोनोसेकेराइड भी स्वाद में मीठे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी होते हैं। मोनोसेकेराइड में ये शब्द छूट गया होगा। ठीक है, डाइसेकेराइड के बारे में अगर हम ट्राइसेकेराइड्स के बारे में बोले, ट्राई का मतलब क्या होता है भाई? 3 होता है। तो ट्राइसेकेराइड्स कैसे होते हैं? इसमें 3 कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऐसे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे आप जानते हैं। टेट्रा हो तो क्या होगा? तो इसमें टेट्रा, इसमें 4 होते हैं, 4 कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये आप जानते हैं। अगर हम आगे बोले
अगर हम आगे बात करें, डाइसैकेराइड के ही एग्जाम्पल बस आज हमको पढ़ना है, जो आपके यहाँ आने की उम्मीदें रहती हैं, डाइसैकेराइड्स। अब इनके एग्जाम्पल, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? कहने का मतलब ये डाइसैकेराइड किस मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ये आपका टॉपिक है। देखिए, जैसे पहला डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो उसमें सुक्रोज होगा। दूसरा डाइसैकेराइड की बात करें हम तो सुक्रोज के अलावा गैलेक्टोज होगा, गैलेक्टोज नहीं लैक्टोज होगा। और तीसरा होगा माल्टोज। तीन हो गया ना। अब सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हाँ आज भैया आज, हाँ चलिए ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को हम लैक्टोज कहेंगे। और माल्टोज हम किसको कहेंगे? ग्लूकोज प्लस, माल्टोज किसका बना होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को हम माल्टोज कहेंगे। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, और माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूटोज। ठीक है, ओके, याद रहेगा कौन किससे बना होता है, ये सारी बातें तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए केन शुगर किसे कहेंगे, गन्ने की शर्करा कौन सी है, गन्ने की शर्करा, तो आप किसको जवाब देंगे? बताइए, केन शुगर कौन सी है? अगर मिल्क शुगर आपसे पूछता है, मिल्क शुगर कौन सा है, दुग्ध शर्करा, तो क्या बोलेंगे? दुग्ध शर्करा। ठीक ना। फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा। डेक्सट्रोज अगर बोलता है तो ये कुछ नाम है। अब आइए इनके बारे में। केन शुगर होता है सुक्रोज, ऐसे ही मिल्क शुगर होता है लैक्टोज, और आपसे हम फ्रूट शुगर कहें तो फ्रक्टोज। ये कुछ ऐसे नाम है जो लगातार पूछे जाते हैं। और डेक्सट्रोज हम ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? डेक्सट्रोज हम किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। आगे अगर हम चलें, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आगे इसमें क्या आता है दोस्त? एक आता है पॉलीसेकेराइड। क्या आता है भाई? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स के बारे में आप जानते हैं, इनका अणुभार क्या होता है? उच्च होगा, उच्च अणुभार होगा। कहेंगे क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे यौग अणु इसमें होंगे, बहुत सारे अणु, बहुत सारे अणु से मिलकर बने होंगे, तो उच्च अणुभार होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, उच्च अणुभार होगा, है ना। तो पॉलीसेकेराइड्स में अणुभार क्या होगा? हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब और आप जानते हैं ये स्वादहीन होते हैं। स्वादहीन ना लिखे, स्वाद, क्योंकि इसका स्वाद अलग अलग तरह का है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो संख्या होगी वो कहां से कहां तक जाएगी? कार्बोहाइड्रेट की संख्या हजारों में होगी, 100 से लेकर हजारों तक होगी।
ठीक है, तो इनमें अब इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे आप सेलुलोज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेलुलोज की बात करते हैं। तो जब हम सेलुलोज की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि सेलुलोज आखिरकार किससे मिलकर बना हुआ है। तो सेलुलोज किससे मिलकर बना हुआ है, अगर आपसे कोई पूछता है सेलुलोज, तो याद रखिएगा सेलुलोज आपका ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज किसका बहुलक है, ग्लूकोज का। सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है। ऐसे ही अगर हम ऐसे ही अगर हम पूछें ग्लाइकोजन के बारे में, तो ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बहुलक है। ऐसे स्टार्च के बारे में पूछा जाए तो यह भी ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है, ओके, ठीक। अब यहां पर ये आपका पॉलीसेकेराइड हुआ। अगर हम ग्लूकोज के बारे में एक बात बताऊं आपसे, ग्लूकोज जो है ना, प्लांट में यानी पादपों की बात कर रहा हूं, क्या है पादप में, अगर हम पूछे प्लांट में क्या होगा ग्लूकोज, प्लांट में क्या होगा और इन एनिमल क्या होगा। तो प्लांट में क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है स्टार्च का, हाँ स्टार्च यानी मंड बनाता है, मंड के रूप में संचित होता है, और वही अगर हम एनिमल में कहें तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में कहां संचित होता है, तो लीवर में, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो प्लांट में किस, ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, तो आपको समझ में आ गया क्या होगा, ग्लाइकोजन लीवर के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं उसमें 2 से लेकर 9 तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। अक्सर इसमें सवाल जो बनता है वो डाइसेक्राइड के बनता है। डाइसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इनकी ये यूनिट पूछी जाती है कि ये कार्बोहाइड्रेट किससे बने, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ऐसे ही लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। माल्टोज ग्लूकोज और तो इस तीनों में ग्लूकोज कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, ग्लूकोज कॉमन है। अब लैक्टोज में गैलेक्टोज है और माल्टोज में ग्लूकोज है। तो माल्टोज की ऐसे याद रखिएगा जैसे भी हो पाए, ठीक ना, कि भैया माल्टोज में दोनों ग्लूकोज है, ग्लूकोज में गैलेक्टोज है, सुक्रोज में बस फ्रक्टोज है। ठीक है, हाँ बिल्कुल अपडेट हुआ है। ऐसे केन शुगर, गन्ने की शुगर, मिल्क शुगर, लैक्टोज, फ्रूट शुगर को फ्रक्टोज कहते हैं, डेक्सट्रोज ग्लूकोज को कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करें, चलिए। पूछा पॉलीसेकेराइड, उच्च अणुभार कार्बोहाइड्रेट की संख्या है जो 100 से अधिक होती है। इसमें सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक है, स्टार्च भी क्या है, ग्लूकोज का बहुलक है। वही मैंने कहा कि ग्लूकोज जो होते हैं वो जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं और प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो सवाल आज के बनाए गए थे
वो आपको यहाँ से बनने वाले सवाल आपके पास आते रहते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास एक टॉपिक है जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। ओके, अब यहां पर क्या है, ओके ओके ओके, मुझे मेरी मेरी फीस वापस दीजिए सर। कौन है ये सर? टाइम टेबल में आपका क्लास नहीं दिख रहा था, अचानक से आ गया। हाँ, देखिए कल हुआ है, सुन लीजिए समस्या कल क्या हुई थी। कल एक ऐसी समस्या हुई, रात की कहानी है, 2-3 स्टूडियो जो थे वो पूरी तरह से उसमें लाइट नहीं आ रही थी। तो रात में ये जानकारी मिल चुका था कि कल दिन में, कल सुबह की जो क्लासेज होंगी उसमें समस्याएं आएंगी। सुबह की क्लासेस, सारी क्लासेज एक साथ नहीं चल पाएंगी। बस यही था वजह। इसी वजह से क्लास हुआ कि शेड्यूल नहीं होगा, स्टूडियो की अवेलेबिलिटी के हिसाब से शेड्यूल किया जाएगा, बस। ठीक है, बस इतना ही घटना घटी है और कुछ नहीं। ओके, आगे चले। अब अगला टॉपिक पढ़ा देना। अब अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन से कितने तरह के सवाल बनते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। तो प्रोटीन से सबसे पहले आप जानते हैं जो प्रोटीन होता है उससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर लोग मैसेज लिखे हैं सर नोटिफिकेशन आया था, अभी तुम कह रही हो नोटिफिकेशन नहीं आया था। हाँ ठीक है, अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए प्रोटीन क्या होता है। अच्छा, प्रोटीन के बारे में एक बात बताऊं, हमारे शरीर की जो संरचना है ना उसमें सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है ना, एक तरह की संरचनात्मक होती है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है। प्रोटीन को कई के बार सवाल पूछा गया तो उसमें ये जवाब बना, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। प्रोटीन हमारा क्या है? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, ठीक ना, शरीर का निर्माणकारी है। ये शरीर का निर्माणकारी तत्व है। कौन? बिल्कुल, ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छा रचना बाकी लोग यहाँ पे पढ़े, बाकी हम लोग, हाँ बिल्कुल। अभी आज की क्लास थोड़ी सी समय कम है तो थोड़ा जल्दी से पढ़ा लेने दीजिए, ठीक है। हाँ, अदरवाइज जो भी समस्याएं होंगी चलिए बता दीजिएगा आप लोग। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि हाँ, इसमें 4 तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 तत्व ऐसे होते हैं जिसको हम बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरी बात यहां पर आती है कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। आप क्या लिखेंगे? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड किसको बोलेंगे? बिल्कुल प्रोटीन को बोलेंगे। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। और प्रोटीन के बारे में आपने देखा कि यह शरीर की संरचना के लिए जिम्मेदार है, ठीक है।
प्रोटीन में कुछ खास बात होती है, आइए उनकी भी चर्चा करेंगे हम। प्रोटीन देखिएगा क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले एक बात समझिएगा, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो अमीनो अम्ल जो होते हैं ना वो 20 प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। याद रहेगा, 20 प्रकार के। ओके, ठीक। अब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बारे में अगर हम कहें तो अगर हम आप याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल की जो संरचना होती है ना उसमें क्या क्या चीज पाया जाएगा कि प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन में कौन सा बंध बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो प्रोटीन में कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यहां पर पेप्टाइड बंध के बारे में कह रहे हैं। ठीक, ओके। अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? देखिएगा, एक कार्बन है और अमीनो अम्ल में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, साथ में अमीनो ग्रुप पाया जाता है। तो अमीनो अम्ल के नाम में क्या लिखा है? अमीनो। अमीनो का मतलब एमीन समूह, और साथ में अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक समूह। और फिर कार्बन के साथ दो चीज और होती है, एक हाइड्रोजन होता है और एक एल्किल समूह होता है। तो ये जो चीजें है ना, जैसे इसको हमने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? अमीनो समूह पाया जाता है। और अमीनो समूह में और क्या पाया जाता है? एल्किल समूह पाया जाता है। और यहां पर क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन पाया जा रहा है। तो हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्किल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये सारी चीजें कहां पाई जाती है? अमीनो समूह में। ये सारी चीजें अमीनो समूह में पाई जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अमीनो अम्ल में ये चार चीजें, कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन और आपका एल्किल ग्रुप। तो अमीनो अम्ल में एक कार्बन जो होता है चार अलग अलग बंध से जुड़ा होता है। तो जब कोई कार्बन चार अलग समूह से जुड़ा हो ना, तो उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या है? वह कार्बन जो चार अलग परमाणु अथवा आयन से जुड़ा हो। वह कार्बन जो चार अलग परमाणु अथवा आयन से जुड़ा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। ओके, ये प्रोटीन के बारे में कह रहे हैं। और प्रोटीन में क्या होता है ना, दो अमीनो अम्ल, जैसे एक अमीनो अम्ल है, ये दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा, दूसरा तीसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा। तो एक अमीनो अम्ल जब दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है ना, तो बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। याद रहेगा, पेप्टाइड बंध कहां पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है।
पेप्टाइड बंध प्रोटीन में अमीनो अम्ल के मध्य होता है। तो पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के कहां पाया जाता है? मध्य पाया जाता है। ठीक है, हाँ। और पेप्टाइड बंध कैसे बनता है? तो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यही पेप्टाइड बंध है, इसी को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो ऐसा बंध आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ये पेप्टाइड बंध के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की संरचना आ जाएगी। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं। जैसे ऊपर हाइड्रोजन था, आप देख रहे थे ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सी डबल ओ एच हो गया। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। यहाँ पे आपका मेन कार्बन था, जो लाल रंग से कार्बन बना रहे थे अभी, यहाँ पे देखिए, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ आर, और यहाँ पर क्या है? NH2, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ऐसा ही एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, और ये एक अमीनो एसिड ये है, और एक अमीनो, दो देखिए, दो अमीनो एसिड आपको दिखाई दे रहा होगा। एक अमीनो एसिड ये है, अमीनो एसिड 1, इसको आप क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड 1 है, और इसको बोलेंगे अमीनो एसिड 2। तो दो अमीनो एसिड को जोड़ा जा रहा है, और जब दो अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? ये OH जो है H के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और रास्ते में जल की हानि होगी। जल क्या होगा? निकल जाएगा। आर मतलब एल्किल समूह, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। आर मतलब क्या होता है? एल्किल। आर का मतलब क्या होता है? CH3 या C2H5। इसको मेथिल कहेंगे, एथिल कहेंगे, इस तरह की चीजें। अब यहां पर जल निकल गया, तो जैसे यहां से सी डबल ओ एच से OH निकला था, वैसे इस अमीनो एसिड से भी ये OH निकल जाएगा, इधर दूसरा अमीनो अम्ल होगा, और इधर ये वाला हाइड्रोजन इधर के OH के साथ निकल जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड की कमी तो होगी नहीं, बहुत सारे होंगे। तो जब प्रोटीन बनेगा तो बनेगा कैसे? N के नीचे H आएगा, यहां पर देखिए C के ऊपर H हो गया, नीचे R हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपके पास N, और नीचे क्या आ गया? H। फिर देखिएगा C के ऊपर H, नीचे हो गया R, C डबल बॉन्ड O। फिर ये आपका बन गया, हाँ, एक प्रोटीन का छोटा सा स्ट्रक्चर बना, जहां पर एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किस बॉन्ड से जुड़ा है? पेप्टाइड बॉन्ड से। देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड यही है। तो जल की हानि होती है, ठीक है, जल की हानि होती है। ठीक है, देखिए, ओके। अच्छा, अब आपकी इच्छा है कि देखो, कुछ लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो भाई जो होता है वो चीज तो बताएंगे ही ना। आपको नहीं पढ़ना है तो आप ना पढ़िए, आपके लिए हम बायोलॉजी प्रोटीन में वो सारी चीजें करा देंगे जो आपके एग्जाम में आता है। जैसे प्रोटीन में आपके एग्जाम में क्या आता है? आपके एग्जाम में आता है प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स आते हैं, स्रोत आते हैं। तो जिनको यही पढ़ना है उनको यही पढ़ा देते हैं। प्रोटीन के दो स्रोत हैं, एक एनिमल सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स, और दूसरे प्लांट सोर्स आते हैं, प्लांट सोर्स आते हैं, पादप स्रोत। तो एनिमल सोर्स क्या है और प्लांट सोर्स क्या है? जंतु स्रोत क्या है और पादप स्रोत क्या है? ठीक है, हाँ। तो जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा ना सोचिए कि अब देखिए, एनिमल सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स में हम किसको लेते हैं? जो मीट है, एग है, एग है, मिल्क है, ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे? एनिमल सोर्स हो जाएंगे, है ना? किसके सोर्स हो जाएंगे? एनिमल सोर्स हो जाएंगे।
ये किसके सोर्स होंगे? प्लांट सोर्स में सोयाबीन, सोयाबीन है, पल्स दाल है, मशरूम है। वैसे मशरूम जो होता है ना, कवक होता है। मशरूम क्या होता है? कवक। प्लांट नहीं होता, ये कवक होता है। मशरूम को यहां से हटा ही दीजिए, मशरूम कवक है। फंजाई, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत करा देता। ठीक है, सोयाबीन हो गया। दाल, दाल में क्या हो गया? अब जो भी दाल आप खाते होंगे, ग्राम चना हो गया, मूंग हो गया, तो जो आप खाते होंगे सारे हो गए। ग्राउंड नट, मूंगफली हो गया, ठीक ना? तो ये सारे यहां पर आ जाएंगे जितने चीजें आप खाते हैं। ठीक है, ओके। प्रोटीन के स्रोत, अब यहां पर क्या है सवाल? आप जानते हैं प्रोटीन में कितने तत्व पाए जाते हैं? 4। प्रोटीन से ऊर्जा, आप देखिए पूछेगा प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन में कौन से एलिमेंट होते हैं? तो ये लिखवा चुके हैं लेकिन फिर से लिखवा दे रहे। प्रोटीन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। प्रोटीन में कौन से तत्व होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन से ऊर्जा कितना प्राप्त होती है लिखवाए थे? प्रोटीन का उष्मीय मान कितना होगा? कैलोरीफिक वैल्यू। प्रोटीन का उष्मीय मान कितना होगा? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? 4 कैलोरी पर ग्राम। ये प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ओके, सत्यम। अब देखो, इनको 20 अमीनो एसिड पढ़ना है। ठीक है, दे देंगे लिस्ट, हमको मैसेज कर देना, तुम रट लेना अकेले। ठीक है, हाँ, बाकी को काहे परेशान करा रहे हो? ठीक है, तो प्रोटीन का उष्मीय मान 4 कैलोरी पर ग्राम हो गया। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस होता है, नहीं क्वासर कोर होता है, सॉरी। क्या होता है? क्वासर कोर। कप, कप याद रखिएगा, प से प्रोटीन, क से क्वासर कोर। ठीक है, प से प्रोटीन, क से क्वार्टर कोर। ठीक है, ओके। प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं मैरेस्मस, मैरेस्मस कहते हैं। और मैरेस्मस किसके वजह से होता है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की वजह से। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से क्या होता है? मैरेस्मस होता है, मैरेस्मस। ठीक है, क्वासर कोर कैसे होता है? तो क्वासर कोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तत्व पाए जाते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें से? नहीं, इसमें से तो नहीं है पक्का?
ठीक, चाइल्ड में ही होता है, बच्चों में ही होता है, ये दोनों बीमारियां बच्चों में ही होती हैं। अब यहाँ पर जैसे एक भाई साहब का पूछ रहे थे हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन से पहले टाइप्स ऑफ प्रोटीन आता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के 4 प्रकार होते हैं। जो प्रोटीन का पहला प्रकार होता है जिसको हम प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन जो है ना, ऐसे एक धागा जैसी संरचना होती है, ऐसे ऐसे एक एक तरफ एन होता है टर्मिनल, एक तरफ सी। तो जो प्राइमरी प्रोटीन होता है ना, मोड़ना नहीं था इसको, प्रोटीन के 2 सिरे होते हैं, एक को एन सिरा कहते हैं, दूसरे को सी सिरा कहते हैं। तो प्राथमिक प्रोटीन में ना केवल एक ही बांड पाया जाता है, पेप्टाइड बांड। इसमें कौन सा बांड पाया जाता है? केवल पेप्टाइड बांड। प्राथमिक प्रोटीन में केवल प्राइमरी प्रोटीन, जैसे कोई भी प्राइमरी प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अब जैसे हीमोग्लोबिन क्वाटनरी प्रोटीन है, जैसे आप हीमोग्लोबिन पूछ रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन के बारे में जानिए, तो जानिए कि क्वाटनरी है वो। सेकेंडरी प्रोटीन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ऐसे, और बीटा शीट ऐसे होते हैं, ये बीटा शीट है। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। ठीक है, क्या हो गया भाई? ये हमारे दिमाग से उतर जाता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि आपके लिए कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये इसका था। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भैया आज तक तो ये हम लोग पढ़े नहीं। बिल्कुल आप नहीं पढ़े होंगे। स्ट्रक्चर में एक मिनट ढूंढ लो।
ये देखिए, ये होते हैं, ये 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये प्राइमरी है, एक लाइन में होते हैं, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, ये टर्सरी है और ये क्वाटनरी है, ठीक ना। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्वाटनरी में दो माने प्रोटीन की चैन होती है, बस यही अंतर है। हीमोग्लोबिन इसी का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? क्वाटनरी प्रोटीन का। इंसुलिन, इंसुलिन भी यही इसी का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, केवल कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड। इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सेकेंडरी में कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड तथा हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाए जाते हैं? सेकेंडरी में, ठीक है। अच्छा, टर्सरी में क्या पाए जाते हैं? तो टर्सरी में पाए जाते हैं आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आपके लिए सल्फाइड बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। वांडर वाल भी पाए जाते हैं, या 3 ही रहने दीजिएगा, ये 3 पाए जाते हैं। यही तीनों यहां भी पाए जाते हैं। कब कहां पर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है इसकी बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? यही तीनों, पेप्टाइड, पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सल्फाइड बॉन्ड। ये 3 प्रकार के ये चीजें पाई जाती है। अच्छा, एक सवाल कभी कभी पूछता है कि क्या कहते हैं, इंसुलिन में कितना अमीनो एसिड होता है? तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होता है। इंसुलिन में कितना अमीनो एसिड होता है? और इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, ओके, ये क्लियर है, ये देख लिया आपने। क्लासिफिकेशन आप प्रोटीन भी देख लिया। तो यही प्रोटीन के तरफ, प्रोटीन के बारे में यही सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना था, ठीक है। अब आखिरकार एक और फिगर दिखाते हैं। यही जो आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, पहला वाला बस यहां पे देख सकते हैं, जो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये सब 3D में है, ये सब 3D में है। इसमें बस ध्यान ये देना है कि जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है ना, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती है। इसको चतुर्थक बोलते हैं, चतुर्थक प्रोटीन। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती है, 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और बता देता हूं। पूछेगा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो बताइएगा कि सर जी सबसे अधिक प्रोटीन जो है 42 से 46% सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, 42 से 46% किस में पाया जाता है? सोयाबीन। बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ, मशरूम मशरूम सब सोर्स है वो तो लिखवा ही चुके हैं। हाँ, ठीक है। गेहूं में 18% मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कितना है? 42 से 46%। हाँ बिल्कुल, खाने वाला सोयाबीन है। ये सोयाबीन, वैसे सोयाबीन का प्रोसेस्ड मटेरियल है, लेकिन जब, हाँ बिल्कुल। अब यहां पर एक और बात और बता दे। ये क्या बताना था यार,
देखो एक अच्छी चीज बतानी थी, भूल रहा है। प्रोटीन में एक और क्या बताना। एक पॉइंट देखो दिमाग से उतर रहा है। देखिए सोयाबीन में 90% दे दे, मीट में 100% दे दे, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन सही किया गया है वो किसका किया गया है? तो जिसका सही हुआ होगा वही क्वेश्चन तो लेंगे। क्लियर, समझे कि नहीं? तो जो क्वेश्चन सही हुआ है वही। चलिए इसी के बाद यहाँ पे कुछ एक टॉपिक छूट रहा है, एक इसमें से कोई एक छूट रहा है सेगमेंट यार। प्रोटीन में एक और चीज हम पढ़ाते हैं। अच्छा जो छूट रहा है उसको फिर हम कल पढ़ाते हैं, ठीक है। एक टॉपिक कुछ इसमें से मिस हो गया हमसे, ठीक है, तो उसको कल पढ़ाते हैं। अभी फाइब्रस और, ठीक है, चलिए। चलिए तो ठीक है, फिर इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।